आपके साथ मिलने का मौका बड़े दिनों बाद मिला। चलिए कोई नहीं, समहाउ आज जो है हम टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। कोरोना डिस्चार्ज की सिर्फ़ हम डेफ़िनेशन समझना चाहें तो वो 1 डेढ़ पे 1 लाइन की है, वो कर लेंगे, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे। सपोज़ करिए हमारे पास जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये देखिए, हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, कंडक्टर फर्स्ट, कंडक्टर सेकंड। अगर आप इस कंडक्टर फर्स्ट को देखें जिसका रेडियस R1 है, इसमें 4 Q1 दिया है हमने, और जो कंडक्टर सेकंड है जिसका रेडियस R2 है और 4 जिसमें हमने Q2 दिया है। ओके, यही हमने सपोजिशन लिखी है और इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है। ये कनेक्टर की मदद से हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो हमें ये बात का पता होना चाहिए कि जब किसी 2 कंडक्टर को हम किसी दूसरे कंडक्टर की मदद से कनेक्ट करते हैं, तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होने लगता है। अब देखिए, इसमें हमने लिख लिया कि सपोज वी हैव 2 कंडक्टर कनेक्टेड विद ईच अदर, हियर Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस applied in first and second conductor. Now the potential of the first conductor. फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K Q1 अपान R1। ठीक है जी, ये आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो K होता है हमारे पास 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चार्ज Q1 है, इसको इस तरह से आपने Q1 लिखना है। मैंने तो चलो Q1 ऐसे लिख लिया कैपिटल में, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने स्मॉल लेटर में चार्ज लिया है। अब दूसरा जो होगा Q V2 कितना, इसमें जो V2 है देखिए वो आ जाएगा K Q2 अपॉन R2। दिस चार्ज कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्रॉम वन कंडक्टर टू सेकंड, ये देखिए, वन कंडक्टर टू सेकंड टिल दे अटेन सेम पोटेंशियल। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में आप देख सकते हैं, पहला कंडक्टर कौन सा था हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास Q1 Q2, यहाँ से चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा जब तक इसके बीच में दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। वो हम याद रखेंगे कि जब 2 कंडक्टर के बीच में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, और कब तक होता है, जब तक उनके बीच में पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ओके, तो हमारे पास V1 कितना हो जाएगा, V2 के बराबर। अब इनकी वैल्यू पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो K Q1 अपान R1 हो जाएगा, K Q2 अपान R2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब R Q1 अपान R1 इज इक्वल टू Q2 अपान R2 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें किसके ऊपर, अभी हमने कोरोना डिस्चार्ज नहीं पढ़ा, हम उसकी डिटेल पढ़ रहे हैं कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है। ठीक है, ओके। अब इसमें आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इधर देखिए, ये है Q1 अपान 4 पाई, हमने क्या किया, 4 पाई R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1। आप देख सकते हैं इससे पहले कितना था, ये था Q1 अपान K Q1 अपान R1, इस तरह से था। जब मैंने इधर 4 पाई R1 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 पाई R1 मल्टीप्लाई किया, R1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, K और दूसरी साइड भी K कैंसिल हो गया था पहले का। इस साइड भी जब हम करेंगे, इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K Q2 अपान 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे R2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे R2 आएगा सिंपल। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो Q अपान, देखिए ये आप पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा 1, यहाँ पे आ गया सिग्मा 2, 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा R1 R2। आप देखिए यहाँ पे सिग्मा R1 कांस्टेंट आ गया, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, R के आ गया। तो इससे हमें क्लियर पता चल गया, यहाँ पे देखेंगे, इससे हमें क्लियर पता चल गया, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं, देखिए इससे हमें क्लियर पता चल गया कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अच्छे ढंग से अगर जूम करना चाहें जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 हमने जो है ये एक सरफेस बना ली पूरी, इसके हमारे देख सकते हैं कॉर्नर, छोटे छोटे कॉर्नर।
तो इसको डॉटेड में मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर भी छोटे-छोटे स्फेयर हो गए। ये देखिए, ये भी छोटा-छोटा स्फेयर, ये भी स्फेयर, ये भी स्फेयर बन रहा है। तो मतलब ये कॉर्नर, जितना शार्प कॉर्नर होगा, जितने शार्प एजेस होंगे, उतना उसका रेडियस छोटा होगा। देखिए R1 छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा R2 है, R3 बड़ा है और सबसे बड़ा R4 है। तो आप देख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा R1 में है, फिर R2 में है और फिर R3 में है और R4 में है। तो इससे आपको क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी हमारी? ज़्यादा होगी, ये बात याद रखना है। तो चार्ज डेंसिटी रेडियस कम होगा, हम पढ़ चुके हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा चार्ज कंटेन होगा, ठीक है? कॉर्नर पे ज़्यादा चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है कि कॉर्नर से चार्ज ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। वो कैसे होता है इसके लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब देखिए हम बड़ा क्लोज पहुंच गए हैं कोरोना डिस्चार्ज के, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन बाद में करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कोई भी इंसुलेटर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है। जैसे एयर ले लेते हैं हम, एयर, तो एयर के पास हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, पॉजिटिव चार्ज दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग होने लग पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई तो ये एक दूसरे से और अपार्ट होने लग पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E3 मैंने और बढ़ाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रही है? चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से और सेपरेट हो जाएंगे। और E4 पे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो टूटने लग पड़ता है, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं कि वो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टूटने लग पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये यहाँ पे E4 इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अब इसके बाद अगर मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, तो हमारे पास यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ आ जाएगी। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन बोलेंगे इसको, स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे। अब अगर मैं और इलेक्ट्रिक लगाऊंगा तो इसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन। क्या होगा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? कि वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल टूट जाएगा, एयर मॉलिक्यूल टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएंगे। और ये जो था जिस पे हमारे पास अभी भी ये जुड़े हुए हैं कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पे हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जो है जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो टूटने लग पड़ते हैं, ठीक है, टूटने लग पड़ते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक इसकी स्ट्रेंथ है। और अगर इससे बियॉन्ड हम और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इसके बाद, तो ये टूट के हमारे पास अलग अलग चार्ज में बढ़ जाते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और इसका मतलब वो डाइलेक्ट्रिक टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे। अब आता है इसका लास्ट पार्ट कि कोरोना डिस्चार्ज है क्या। चलिए बच्चे एक बार फिर से आते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये सरफेस बना दी एनी क्रॉस सेक्शन की। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे जो हैं जिनका सरफेस एरिया है, रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि इनका रेडियस छोटा है, यहाँ पे बिल्कुल कम, जिसका रेडियस ज़्यादा उसका चार्ज बहुत कम स्टोर होता है, वो चार्ज डेंसिटी बहुत कम होती है। अब हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं और इसको चार्ज देते जाते हैं, चार्ज देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। इतना बाहर से चार्ज सप्लाई कर रहे हैं और चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं, और चार्ज सप्लाई करते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देखेंगे चार्ज बढ़ता जाएगा। चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो इसके चारों ओर क्या है? यहाँ पे क्या है? ईयर है। इस मेटालिक सरफेस के चारों ओर क्या है? ईयर है। अगर इसके चारों ओर ईयर है, हवा है, तो हम देखेंगे कि एक टाइम आएगा जब ये इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो क्रॉस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल टूटने लग पड़ेंगे। जब ये टूट जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग। यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये जो कॉर्नर से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी से अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, कैप्चर कर लेगा।
ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक देगा, थ्रो कर देगा बड़ी जोर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। तो अब यही चीज मैंने इधर लिखी है, देखिए इसी डिस्चार्ज को, जो कि पॉजिटिव चार्ज को फेंकना और एक चार्ज को अपनी तरफ कस के खींचना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, याद रखना है। तो अब इसी चीज को मैंने क्या लिखा है, देखिए यहां पे, now supply charge to the conductor and keep on supplying till the dielectric strength of air get broken. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब टूट जाएगी तो नेगेटिव चार्ज ऑफ एयर इज अट्रैक्टेड बाय कॉर्नर्स ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को कहां फेंक दिया जाएगा कंडक्टर, अवे, थ्रोन अवे। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग एंड कैप्चरिंग ऑफ चार्ज एट द शार्प पॉइंट, कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर हैं, अगर ये कॉर्नर बनते हैं, या जितने ज्यादा कॉर्नर बनाऊंगा मैं किसी चीज के, तो उन कॉर्नर पे चार्ज का खींचना और चार्ज का फेंकना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग एंड कैप्चरिंग ऑफ चार्ज एट द शार्प पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। ये बात याद रखनी है आपने, मैंने आपको समझा दिया। अब हमने पढ़ा क्या कि चार, देखिए मैं जो पढ़ा हम उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं। हमने पढ़ा क्या होता है कि अगर हम किसी एक कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे, इधर देखेंगे, अगर हम किसी एक कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, ये देखिए इधर मैं आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, एक कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे जिसका रेडियस कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, रेडियस कम, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब छोटा रेडियस होगा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। ओके, फिर हम उसी सरफेस को अगर चार्ज मोर देते जाएं तो उसके चारों ओर जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, और हमें पता है मोस्ट कॉमनली क्या होता है, एयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाती है, और चार्ज जो होता है वहां से, उस एयर से वो चार्ज को अपनी तरफ खींचने लग पड़ता है। ठीक है, तो एक और बात याद रखिए, फिर ये भी मैं इसके बाद थोड़ा और बताऊंगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा होने से, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि लाइटनिंग अरेस्टर्स क्या होते हैं, लेकिन चले इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर कॉर्नर से जब चार्ज का बाहर फेंकना और कॉर्नर से चार्ज को अंदर खींचना क्या कहलाता है, कोरोना डिस्चार्ज। ये मैंने आपको आज पढ़ाया, इसको डिटेल में पढ़िए। और इसीलिए हम अपने घर के छतों में लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स, लाइटनिंग अरेस्टर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, क्योंकि जो भी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो उससे क्या हो जाता है, ये जो लाइटनिंग अरेस्टर्स, इनकी शेप में कल बताऊंगा कैसी होती है। तो ये क्या कर लेते हैं, अर्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं, पूरे घर को कोई इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट अर्थ के साथ, अर्थ के पास चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बिजली कड़कती है तो बहुत ज़्यादा चार्ज बिजली अपने साथ ले आती है, जो कि ये जो कॉर्नर से चार्ज, ये अपनी बिल्डिंग की हाइट से थोड़े ऊंचे रख जाते हैं। अगर ये हमारी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर हम इनको लगा देंगे, तो चार्ज यहाँ से इनके बीच में आएगा और कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। ठीक है, बिना इफेक्ट किए बिल्डिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी घर के अंदर कोई भी बैठा होगा, घर को कोई नुकसान नहीं होता। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जितनी भी लगी हैं, ठीक है, तो उनके बीच में ये लगे होते हैं, और हमें भी ये घरों में लगाने चाहिए लाइटनिंग अरेस्टर्स। तो चलिए बाकी हम जो है कल मैं आपको बताऊंगा कि लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करते हैं, और नया टॉपिक हम पढ़ेंगे वैन डी ग्रॉफ जनरेटर। वैन डी ग्रॉफ जनरेटर के बाद, उसके बेनिफिट बनने के बाद हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।